अरे मेरे शेरों और शेरनियों, क्या हाल चाल? सब चंगा? अरे एनर्जी लाओ यार, ऐसे मुंह लटका के कौन बांटता है। चलो, आज तुम्हें ले चलता हूँ टाइम मशीन में, लगभग 5,000 साल पीछे। एक ऐसी जगह जहाँ के लोग हमसे भी ज्यादा स्वैग में रहते थे। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि हम लैंड करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की गलियों में। सिंधु सभ्यता, एक ऐसी सभ्यता जो आज के इंजीनियरों को भी शर्मिंदा कर दे। सोचो, आज से लगभग 5,000 साल पहले ये लोग स्विमिंग पूल, समकोण पर काटती सड़कें, पक्की ढकी हुई नालियां बना रहे थे। देखो भाई, इसका सबसे मान्य टाइम है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ये हमें रेडियोकार्बन C14 से पता चला। नोट: एग्जाम में कार्बन 14 यानी C14 का नाम 100% याद रखना। इसकी खोज VF लीब ने की। इसकी सहायता से कार्बन डेटिंग की जाती है। किसी भी पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी कम रहेगी, वो वस्तु उतनी पुरानी होगी। ये सबका टाइम बताता है। अब आओ मुद्दे पर। साल था 1921। हमारे एक जांबाज भारतीय राय बहादुर दयाराम साहनी जी खुदाई कर रहे थे, और खोदते खोदते उनके हाथ लग गया खजाना। अरे सोना चांदी नहीं, उससे भी बढ़कर पूरा का पूरा शहर। नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। जैसे ये खबर फैली, उस टाइम के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने 1924 में इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि ये सभ्यता की सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास से फैली थी। जॉन मार्शल ने माइक पकड़ के पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया, सुनो सुनो सुनो, हिंदुस्तान में एक ऐसी सभ्यता मिली है जो पिरामिड वालों से कम नहीं है। ये तो अर्बन लोग हैं भाई, एकदम एडवांस नगरीय सभ्यता। और पता है यहाँ के निवासी कौन थे? अपने द्रविड़ भाई बंधु और कुछ भूमध्य सागरीय लोग। इनका पूरा साम्राज्य एकदम अपने देसी समोसे के शेप का था, त्रिभुजाकार। अरे मजाक नहीं, सच में। कैटेगरी ये आद्य ऐतिहासिक काल लिखा गया पर पढ़ नहीं पाए, और कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज की सभ्यता थी। देखो भाई, सिंधु सभ्यता कहां कहां तक फैली थी। पूर्व में अपने उत्तर प्रदेश के मेरठ के आलमगीरपुर तक, पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतका गैंडोर तक, और उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांदा तक, और दक्षिण में महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक। है ना एकदम कमाल। अब इनकी लाइफस्टाइल भी सुन लो, हंसते हंसते पेट दर्द हो जाएगा। लिखाई पढ़ाई, इनकी लिपि तो आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। एकदम जलेबी जैसी है, भाव चित्रात्मक। पहले दाएं से बाएं लिखते थे, फिर अगली लाइन में बाएं से दाएं। लगता है टाइपिंग करते हुए कीबोर्ड उल्टा हो जाता होगा इनका। घर बार, घर बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। मतलब इनके शहर चंडीगढ़ जैसे थे, एकदम प्लान्ड। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, गूगल मैप की जरूरत ही नहीं। और इनकी नालियां, अरे भाई साहब, ढकी हुई नालियां। आज भी हमारे शहरों में खुली नालियां मिलती हैं, और ये लोग 5,000 साल पहले स्वच्छ भारत अभियान चला रहे थे। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। शायद धूल से बचने के लिए या प्राइवेसी के लिए। लेकिन केवल लोथल के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। लोथल वाले एकदम वीवीआईपी थे, नियमों को नहीं मानते थे। खाना पीना, मेन फसल थी गेहूं और जौ, मतलब रोटी शोटी के शौकीन थे। और मीठे में शहद, एकदम नेचुरल ऑर्गेनिक। डाबर और पतंजलि वाले इनसे ही आइडिया लिए होंगे। लोथल और रंगपुर से चावल के दाने मिले हैं। लोथल से ही पहला चावल का साक्ष्य मिला। टेक्नोलॉजी, मिट्टी का हल मिला है बनमाली से, और यातायात के लिए बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी, यही इनकी महिंद्रा थार थी। कपड़े लत्ते, सूती और ऊनी, दोनों तरह के कपड़े पहनते थे। जरा सोचो, उस समय अगर उर्फी होती तो कैसे कैसे अब कपड़े पहनती। एंटरटेनमेंट, इनका एंटरटेनमेंट क्या था? मछली पकड़ना, शिकार करना और जानवरों को आपस में लड़ाना। चौपड़ और पासा भी खेलते थे, ये इनका पबजी और कैंडी क्रश था। समाज, ज्यादातर मिट्टी की स्त्री मूर्तियां मिली हैं, तो लगता है कि समाज मात्र सत्तात्मक था। लेडीज फर्स्ट वाला समाज, मतलब उस समय घर में मम्मी की चलती थी, पापा की नहीं। और शासन, सिंधु सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था, मतलब कोई राजा नहीं था। पूजा पाठ, ये लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा भी करते थे। इनका फेवरेट और पूजनीय जानवर था कुबड़ वाला सांड। और हाँ, जो स्वास्थ्य का चिन्ह हम बनाते ना, वो शायद इन्हीं की देन है। पर मजे की बात, इतने बड़े बड़े शहर बना दिए, पर एक भी मंदिर नहीं मिला। लगता है वर्क फ्रॉम होम की तरह ही उस समय प्रे फ्रॉम होम करते थे। मापतौल, इनके बाट 16 के गुणक में होते थे, मतलब 16, 32, 64। अब समझ में आया, 16 आने सच वाली कहावत शायद यहीं से आया हो। व्यापार, इनका विदेशी व्यापार भी था। मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के लोग इन्हें मेलुहा कहते थे। सोचो, इंटरनेशनल नाम था अपना। अब इनकी शॉपिंग लिस्ट देखो। तांबा, खेतरी और ओमान से। चांदी, अफगानिस्तान और ईरान से।
सोना अपने कर्नाटकी केजीएफ से, सीसा ईरान से, मतलब इनका अमेजन प्राइम भी तगड़ा था। नो तलवार, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, ये थे नो वायलेंस वाले लोग। अंतिम संस्कार हड़प्पा में दफनाते थे और मोहनजोदाड़ो में जलाते थे। अंदाज अपना अपना और रिवाज अपना अपना। सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति होती थी। बाप रे। अब सुनो, ये कोई गांव देहात नहीं था, ये थी नगरीय सभ्यता। मतलब 5000 साल पहले ये लोग स्मार्ट सिटी बनाकर बैठे थे और हम आज भी सड़क के गड्ढों से परेशान हैं। वैसे तो इनके बहुत शहर थे, लेकिन 6 महत्वपूर्ण शहर थे: मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। मानो ये उस जमाने के मेट्रो सिटी थे। मोहनजोदाड़ो मतलब मृतकों का टीला, राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया। वर्तमान में ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाया गया। यहां मिला है विशाल स्नानागार। अरे ये इनका 5 स्टार स्विमिंग पूल था, 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, आयताकार। सोचो पूरी कॉलोनी एक साथ छप छपा करती होगी। और यहीं मिली है एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, और एक मोहर पर मिले हैं पशुपतिनाथ, मतलब अपने शिव जी का प्राचीन रूप। योगी पोज में बैठे हैं और चारों तरफ हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदाड़ो है, जो कि पाकिस्तान में है, पर भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है। ये पॉइंट दिमाग में चिपका लो। और ये भी याद रखना कि राखीगढ़ी की खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। अगर एग्जामिनर का मूड खराब रहता है तो ये भी पूछ लेता है। तो कंफ्यूज नहीं होने का, इंडिया का सबसे बड़ा राखीगढ़ी, ओवरऑल मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाल जिला में पड़ता है। ये रावी नदी के किनारे मिला। ये सिंधु सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर था। यहां पुरुष नर्तक नटराज की प्रतिमा मिली। यहां की मुहरों पर एक सींग वाले जानवर का फोटो है। लगता है ये इनका फेवरेट यूनिकॉर्न था। और एक मुहर तो और गजब है, एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है। मदर नेचर का कॉन्सेप्ट देख रहे हो विनोद। याद रखना, पिग्गड नाम के एक इतिहासकार ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी कहा। कालीबंगन मतलब काली चूड़ियां। राजस्थान की ये जगह तो शॉपिंग हब लगती है। ये शहर घग्गर नदी के किनारे बसा था। यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य, अग्निकुंड यानी कि यज्ञवेदी और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य मिले। ये एकमात्र स्थल था जिसका निचला शहर यानी कि जहां आम लोग रहते थे, वो भी किले से घिरा था। यहां से अग्निकुंड और युग्म समाधियां यानी कि कपल ग्रेव्स मिली। लोथल शहर भोगवा नदी के किनारे बसा था, जो कि वर्तमान में गुजरात में स्थित है। ये एक बंदरगाह था, मतलब सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहीं से होता था। यहां भी अस्थि पंजर, मन के बनाने का कारखाना और अग्निकुंड मिला। यहां के लोग बड़े बिंदास थे। पूरी सभ्यता में सबके घरों के दरवाजे गली में खुलते थे, लेकिन लोथल वालों के मेन रोड पर। धौलावीरा, ये शहर लूनी नदी के किनारे बसा था, जो कि वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ये शहर 3 भागों में विभाजित था। इस शहर की प्रमुख विशेषता सिंचाई प्रणाली, जल संरक्षण, जलाशय और जल संचयन था। धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ये पॉइंट दिमाग में चिपका लो। चन्हुदड़ो, ये बिना गढ़ यानी कि किला का एकमात्र स्थल है। यहां कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी। ये शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, विशेषकर मनका बनाने, शंख कार्य, धातु कार्य और मोहर निर्माण जैसे उद्योगों के लिए। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, पर इनका अंत कैसे हुआ? सबसे तगड़ा कारण माना जाता है बाढ़। एक दिन जोर की बाढ़ आई और सब टाइटैनिक की तरह स्वाहा, पूरी सभ्यता पानी में डूब गई। सुनो, अब ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अपने दिमाग के दिल में डाल लो। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग की डिजाइन की हुई लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लेखन कला का विकास करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। चलो, अब मेरे 2 मजेदार सवालों का जवाब दो। अगर हड़प्पा वालों के पास इंस्टाग्राम होता तो उनकी सबसे वायरल रील किस टॉपिक पर होती? 1. मोहनजोदाड़ो के ग्रेट बाथ में स्विमिंग पर, या 2. एक सींग वाले यूनिकॉर्न के साथ पोज देने पर। मेरे भविष्य के अफसरों, अभी हम लोग
5000 साल पुरानी स्मार्ट सिटी यानी सिंधु सभ्यता में घूमकर आए हैं। अब हम टाइम मशीन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां के लोग डीजे पर नहीं, वेदों की ऋचाओं पर झूमते थे। तो पेश है एंशिएंट हिस्ट्री का ब्लॉकबस्टर सीक्वल, वैदिक सभ्यता। तो बंधुओं, कहानी कुछ यूं है कि अपने सिंधु घाटी वाली स्मार्ट सिटी जब बाढ़ में डूब गई तो सीन में एंट्री हुई आर्यों की। ये लोग घोड़े पर सवार होकर संस्कृत बोलते हुए आए। कहां से आए, इस पर बड़ा कंफ्यूजन था, जैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा वाला सस्पेंस। लेकिन अपने मैक्स म्यूलर चाचा ने बोला, चिल ब्रो, ये लोग मध्य एशिया से आए हैं। और पता है, मैक्स म्यूलर ने यह भी बताया कि सिंधु सभ्यता के नष्ट होने का कारण आर्य ही हैं। तो ये पॉइंट डायरी में नहीं, दिमाग में नोट कर लो। ये लोग सिंधु वालों की तरह शहरी बाबू नहीं थे, ये थे पक्के गांव वाले। इनकी सभ्यता ग्रामीण थी, मतलब स्वदेश मूवी का सेट समझ लो। अब इस पूरी वैदिक सभ्यता की मूवी को 2 पार्ट में रिलीज किया गया। पहला, ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, सब कुछ नया नया चकाचक। दूसरा, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, कहानी में ट्विस्ट, नए कैरेक्टर्स, फुल ड्रामा। अब देखो इनका सिस्टम कितना सॉलिड था। एडमिनिस्ट्रेशन को देखो, एकदम आज की पॉलिटिक्स जैसा। सबसे छोटा यूनिट कुल, मतलब परिवार, इसका हेड कुलप यानी पापा जी, द हेड ऑफ द फैमिली। कई कुल मिलकर बने ग्राम, उसका हेड ग्रामीणी, आज का सरपंच। कई ग्राम मिलकर बने विश, उसका हेड विशपति, समझ लो विधायक जी। और कई विश मिलकर बने जन, उसका हेड राजन यानी द किंग, द चीफ मिनिस्टर। राजा अकेले काम नहीं करता था, उसकी भी अपनी कैबिनेट थी। पुरोहित, ये थे राजा के आध्यात्मिक गुरु और चीफ एडवाइजर। इनमें भी 2 टीम थी, एक वशिष्ठ जी की, जो थे कट्टर सनातनी टाइप, और दूसरे विश्वामित्र जी, जो थे उदारवादी, एकदम लिबरल। सेनानी, ये थे डिफेंस मिनिस्टर, हाउस द जोश बोलने वाले। और इनके अलावा सूत, रथकार जैसे 12 रत्नी थे। ये राजा की कोर टीम थी। अब देखो इनकी सीआईडी और सीबीआई कितनी तगड़ी थी। पूरब, ये था दुर्गपति, मतलब किले का सिक्योरिटी इंचार्ज। स्पश, ये थे असली जासूस, जनता के बीच घूमकर पता लगाते थे कि क्या चल रहा है, क्या पक रहा है। और सुनो, उग्र नाम का अधिकारी था जो अपराधियों को पकड़ता था, मतलब उस जमाने का सिंघम। और वाजपति गोचर भूमिका अधिकारी था, मतलब जानवरों के चारागाह का इंचार्ज। और भाग 2, राजस्व कर एकत्र करता था, मतलब टैक्स कलेक्टर। राजा को सलाह देने के लिए 2 संस्थाएं थीं, सभा और समिति। समझ लो एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। सभा में बूढ़े पुराने एक्सपीरियंस्ड लोग बैठते थे और समिति आम जनता की थी। और सबसे कूल बात, स्त्रियां भी इन मीटिंग्स में भाग ले सकती थी। विमेन एम्पावरमेंट देख रहे हो विनोद? अब मीटिंग से बात ना बने तो होती थी फाइट, यानी युद्ध। और युद्ध को क्या कहते थे? गविष्ट, जिसका मतलब है गायों की खोज। अरे भाई, उस जमाने में गाय ही सबसे बड़ी दौलत थी। जिसके पास जितनी गाय, वो उतना बड़ा अंबानी। और इसी गाय के चक्कर में हुआ इतिहास का सबसे फेमस युद्ध, 10 राज्य युद्ध। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका जिक्र है। ये महाभारत का टीजर था समझो। एक तरफ थे राजा सुदास और दूसरी तरफ 10 राजाओं का गैंग। और लड़ाई हुई परुषणी, आज की रावी नदी के किनारे। और जीता कौन? अपना हीरो सुदास। तालियां! अब समाज की बात करते हैं। यहां एक बड़ा वाला ट्विस्ट है। ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये जन्म पर नहीं, कर्म यानी प्रोफेशन पर आधारित था। मतलब ब्राह्मण का बेटा अगर योद्धा बनता तो क्षत्रिय कहलाता, एकदम मेरिट बेस्ड सिस्टम। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते सीन पलट गया। अब वर्ण जन्म के आधार पर होने लगा। राजा का बेटा राजा बनेगा वाला डायलॉग यहीं से आया समझो। इनका समाज पितृ प्रधान था, मतलब घर में पापा की चलती थी। लेकिन औरतों की कंडीशन मस्त थी। स्त्रियां पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थीं, लड़कियां पढ़ती लिखती थीं। लोपामुद्रा, घोषा, आपला, ये सब उस जमाने की टॉपर्स थीं। और गार्गी जी ने तो महर्षि याज्ञवल्क्य को खुलेआम डिबेट का चैलेंज दे दिया था। सोचो कितना स्वैग था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ये सब नहीं था।
विधवा अपने देवर से शादी कर सकती थी, और जो लड़कियां जीवन भर शादी नहीं करती थीं उन्हें अमाजू कहा जाता था। मतलब सिंगल एंड हैप्पी वाला कॉन्सेप्ट तब भी था। अब इनकी लाइफस्टाइल देखो। इनका फेवरेट एनर्जी ड्रिंक था सोमरस। ये जड़ी बूटियों से बनता था। एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे? रथ दौड़, घुड़दौड़, ये इनकी फॉर्मूला 1 रेस थी। और द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ भी खेलते थे। और वेद वेदांग पढ़कर जीविका चलाने वाले मास्टर जी को उपाध्याय कहा जाता था। इनका मेन बिजनेस था पशुपालन और खेती। उनके वस्त्रों में नीवी कहा जाता था अंदर पहनने वाले कपड़े को, मतलब उस जमाने का इनरवेयर। वास कहा जाता था शरीर के निचले हिस्से में पहनने वाले कपड़े को, मतलब उस जमाने का पैंट। और अधिवास उस वस्त्र को कहा जाता था जिससे पूरा शरीर ढक जाता था, मतलब उस जमाने का शर्ट जो वास के ऊपर पहना जाता था। और ऊष्णीय सर पर रखे जाने वाले कपड़े को कहा जाता था, जैसे गमछा वगैरह समझ लो। और इन्होंने एक क्रांतिकारी धातु खोज निकाली थी, लोहा, यानी श्याम अयस। यहीं से शुरू हुआ आयरन मैन का युग। तांबे को ये लोहित अयस कहते थे। अब आते हैं इनके भगवानों पर। ऋग्वैदिक काल के सुपरस्टार थे इंद्र, युद्ध और वर्षा के देवता। जब भी बारिश चाहिए होती थी सब चिल्लाते थे, इंद्रदेव पानी बरसाओ। अग्निदेव थे डाकिया। ये इंसानों की प्रार्थना देवताओं तक पहुंचाते थे। इन्हें देवताओं और मनुष्य के बीच का मध्यस्थ कहा गया। वरुण थे मॉरल पुलिस, सत्य के प्रतीक। और सोम थे वनस्पति के देवता। मारुत थे आंधी तूफान के देवता। पुष्ण पशुओं के देवता। और अश्विनी विपत्तियों का नाश करने वाले देवता। उत्तर वैदिक काल में सब कुछ बदल गया। देवता की रैंकिंग बदली और इंद्र की जगह प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। यानी देवताओं का प्रमोशन डिमोशन सिस्टम भी चलता था भाई। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ, मतलब 3 कदम ब्रह्मांड नाप लिया। उत्तर वैदिक काल में ही राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान होता था। पार्टी तो बनती है। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। गोत्र नामक संस्था का जन्म इसी काल में हुआ। यानी फैमिली आईडी आ गई थी। आजकल जैसे लोग कहते हैं हम शर्मा गोत्र के हैं, तो भाई शुरुआत यहीं से हुई थी। उत्तर वैदिक काल में ही कौशांबी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। यानी झोपड़ियां में रहने वाले ग्रामीण सभ्यता के आर्य तब आलीशान बिल्डिंगों का सपना देखने लगा। उत्तर वैदिक काल में और भी कई सारी चीजें बदली, जैसे महिलाओं की स्थिति और गिर गई, वर्ण व्यवस्था है जन्माधारित हो गई, वैदिक साहित्य जो पहले लिखित होते थे मौखिक हो गए, यानी जिसका जो मन करे बोले ले। अब सब कुछ बदला है तो नदियों के पुराने नाम भी देख लो। पहली नदी झेलम, पुराना नाम वितस्ता। अब आती है चिनाब, जिसे कहते थे आस्किनी। नाम ऐसा कि लगता है जैसे किसी इंग्लिश मूवी की नदी हो। मिशन आस्किनी, फ्लो इम्पॉसिबल। तीसरी है रावी, यानी परुषणी। भाई ये कोई साधारण नदी नहीं, यहीं तो 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था। फिर आती है सतलज, जिसे कहते थे शतुद्री। व्यास, जिसे तब कहा जाता था विपाशा। और गंडक, जिसे कहा जाता था सदानीरा। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। सिंधु का जिक्र सबसे ज्यादा बार हुआ है, पर अपनी गंगा का सिर्फ 1 बार और यमुना का 3 बार। लगता है गंगा यमुना तब गेस्ट अपीयरेंस में थीं। कुछ और मसालेदार फैक्ट्स जो एग्जाम में सीधे टपकते हैं। दूर दूर तक जाने वाला व्यापारी पणी कहलाता था। देखो, गाय इनके अत्यंत महत्वपूर्ण और पूजनीय थी, जबकि आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। कंफ्यूज मत होना। ऋण देकर ब्याज लेने वाले सूदखोर को वेकनॉट कहा जाता था, यानी ब्याज तब भी चलता था। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी ताकि लोगों को आर्य बनाया जा सके। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। इसको तो मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया है। हाँ, ये याद रखना, उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है, मतलब यज्ञ से मोक्ष नहीं मिलता है। तो देखो बच्चों, ये थी वैदिक सभ्यता की महत्वपूर्ण जानकारियां
जो कुछ अन्य जानकारियां थी उसे मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 1 में करा दिया है वैदिक साहित्य के जरिए। तो मेरे धुरंधरों, ये थी कहानी आर्यों की, जो गांव में रहते थे, गाय पालते थे, संस्कृत बोलते थे और ज्ञान विज्ञान में भी किसी से कम नहीं थे। चलो, अब क्लास खत्म करने से पहले मेरे चटपटे सवालों के जवाब दो। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कौन सा समय बेहतर था और क्यों था? आपके नाम का कमेंट बॉक्स खुला है और खाली भी है, तो अपनी सारी जानकारियां भर दो। अगली क्लास में मिलेंगे एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।